नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे आईए रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के ऊपर। ठीक है ना, थियरी ऑफ वैल्यू जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है। पिछली क्लास में हमने बहुत विस्तार से और आसान ढंग से इस बारे में बात की कि आईए रिचर्ड्स के जो दो प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें एक संप्रेषण का सिद्धांत है और दूसरा मूल्य सिद्धांत है। तो हमने पिछले क्लास में आईए रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत के बारे में बहुत विस्तार से बात की और आज हम आईए रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले क्लास में हमने आईए रिचर्ड्स के बारे में एक संक्षिप्त परिचय भी प्रस्तुत किया था, बताया था कि किस तरह से मनोविज्ञान और बाकी सारे विषयों का उनका अध्ययन था और वो अध्ययन किस तरह से उनकी समीक्षा पद्धति पर प्रभाव डालती है। प्रोफेसर थे, इंग्लैंड में जन्मे, अमेरिका में बस गए, उनकी रचनाओं के ऊपर भी हमने बातचीत की थी। आज हम समझेंगे कि मूल्य से उनका क्या तात्पर्य है और क्या वो प्रतिपादित करना चाहते हैं अपने सिद्धांत के अंतर्गत। हम सब इस बात को समझ चुके हैं कि आईए रिचर्ड्स जो थे वो आधुनिक युग के महान समीक्षकों में से एक थे और उनकी समीक्षा पद्धति इसलिए भी विशिष्ट है, इसलिए भी भिन्न है कि उनकी समीक्षा पद्धति मनोविज्ञान के आधार पर पैदा हुई समीक्षा पद्धति है। क्योंकि मनोविज्ञान का बहुत गहरा अध्ययन था, इसलिए वो अपनी समीक्षा में, अपने सिद्धांतों में मनोविज्ञान के चश्मे से चीजों को देखने के पक्षपाती हैं, उसका मूल्यांकन करने के वे पक्षपाती हैं। आईए रिचर्ड्स का मानना था कि काव्य का जीवन मूल्यों से बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिलेशन है। किससे? वैल्यू ऑफ लाइफ जो है उससे बहुत गहरा रिश्ता है कविता का। और अपने इसी मूल्य सिद्धांत में उन्होंने कविता को जीवन से जोड़ा और बताया कि कैसे कविता जीवन के लिए उपयोगी है, कविता जीवन के लिए कैसे आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कविता का जीवन के प्रति जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण था, वह जो दृष्टिकोण आईए रिचर्ड्स के इस मूल्य सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है कि कैसे कविता मनुष्य के मनोवेगों को, हमारे भावों को कैसे शांत करती है, कैसे संतुलित करती है और कैसे मनुष्य के जीवन को उत्तम बनाने में कविता की भूमिका है। इसी विषय का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वह पूरी तरह से केंद्रित है इस मूल्य सिद्धांत के ऊपर। ठीक है। रिचर्ड से पहले एक प्रोफेसर ब्रेडले हुए। प्रोफेसर ब्रेडले ने काव्य की सौंदर्यानुभूति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि काव्य का जो सौंदर्य है, जो सौंदर्यानुभूति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसे जीवन से भिन्न माना। काव्य की सौंदर्यानुभूति का समर्थन तो किया, लेकिन उसे जीवन से भिन्न माना, जीवन से अलग माना। किंतु रिचर्ड्स ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि कला और साहित्य का मानव जीवन से बहुत गहरा संबंध है और उसकी व्याख्या भी उन्होंने प्रस्तुत की कि कैसे वो गहरा संबंध दिखाई देता है, जिसका विश्लेषण आगे हम इस सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। काव्य का मूल्य क्या है, काव्य का वैल्यू क्या है, इसका उत्तर मनोविज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करने की कोशिश आईए रिचर्ड्स ने की। वे कहते हैं कि काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है, इसलिए जो मूल्य मानव की अन्य क्रियाओं का है वही काव्य का भी है। यानी कि जिस तरह के से मानव जीवन में अन्य चीजें महत्व रखती हैं, अन्य विषयों का, अन्य क्रियाकलापों का मानव के जीवन में महत्व है, वैसे ही कविता का भी मानव के जीवन में महत्व है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए वे आवेगों, संवेगों, राग या उद्वेगों का सहारा लेते हैं। ठीक है। और उसका जिक्र करते हैं और जिन आवेगों को, संवेगों को हम रागात्मकता भी कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि आवेग, संवेग, उद्वेग या रागात्मकता दरअसल है क्या। वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए दरअसल वही वस्तुएं मूल्यवान होती हैं या वही वस्तुएं उपयोगी होती हैं जो उसके मानसिक आवेगों को शांत करती हैं, मनोवेगों को शांत कर देती हैं। उदाहरण के तौर पे हम उदास हैं, बहुत उदासी में बैठे हुए हैं, तभी हमारा एक दोस्त हमारे पास आ जाता है, वो हमसे हंसी मजाक करता है और हम खुश हो जाते हैं। तो मनोवेगों को, जो हमारे मन के भीतर के जो वेग है, जो हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, अच्छा बुरा तमाम तरह के जो ख्यालात चलते रहते हैं, उन ख्यालातों को कैसे कोई चीज संतुलित करती है या कैसे हमें खुशी प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, इसका मोल उन्होंने कहा कि इसका बड़ा महत्वपूर्ण मोल है। इसी को उन्होंने कहा आवेग। आवेग को परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं
कि आवेग, जिसको कि अंग्रेजी में इंपल्सेस भी कहा जाता है, उसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि आवेग मन की एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो किसी उद्दीपन से उत्पन्न होता है और कार्य में परिणत हो जाता है। ध्यान से सुनिए, आवेग या इंपल्सेस मन की एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो किसी उद्दीपन से उत्पन्न होता है और कार्य में परिणत हो जाता है। उद्दीपन मतलब कोई बाहरी चीज, ठीक है ना, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई दृश्य, उससे वो पैदा होता है और कार्य में परिणत हो जाता है। जैसे कि आप बाजार गए हैं और आपकी पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन आपके सामने दिखाई दे, तो क्या होता है, गुलाब जामुन देखते ही आपके भीतर उस गुलाब जामुन को खाने की क्या हुई, इच्छा जागृत हुई, और जब आपने उस गुलाब जामुन को खा लिया तो आपका मन क्या हो गया, शांत हो गया, उस आवेग का कार्य में क्या हो गया, परिणत हो गया। यानी कि उद्दीपन, गुलाब जामुन देखकर आपकी जिह्वा ने, आपकी ज्ञानेंद्रिय ने संदेश भेजा, आपको खाने की इच्छा हुई, तो उद्दीपन से कार्य करने की इच्छा जागृत हुई, और फिर जब आपने उस गुलाब जामुन को खा लिया तो वो जो उद्दीपन से जो आवेग जागृत हुआ था वह कार्य में क्या हो गया, परिणत हो जाता है। वो कहते हैं कि आवेग जो इंपल्सेस है वो मन की एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो उद्दीपन से उत्पन्न होता है और कार्य में क्या हो जाता है, परिणत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आवेग की जो परिणति होती है, मन के जो इंपल्सेस हैं उसकी जो परिणति होती है वह कार्य में हुआ करती है। आई बात समझ में? जैसे खिला हुआ गुलाब देखा, बड़ा अच्छा लगा, उसके पास चले गए, उसकी खुशबू ले ली। आई बात समझ में? तो उद्दीपन हुआ, आवेग पैदा हुआ और जाकर आपने उसकी खुशबू ले ली। कुछ लोग तोड़ भी लेते हैं, उसे अपने पास रख लेते हैं। आई बात समझ में? किंतु आवेगों की अनेकता या भिन्नता के कारण मानव मन असंतुलित होता रहता है, बेचैन होता रहता है और कार्य की प्राथमिकता का निर्धारण भी नहीं कर पाता है। ठीक है, एक आवेग अपनी ओर खींचता है, दूसरा आवेग अपनी ओर खींचता है। देखिए, इनका पूरा सिद्धांत मनोविश्लेषण पे आधारित है। जैसा कि मैंने कहा, एक आवेग अपनी तरफ खींचता है, दूसरा आवेग अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं आपको। ठीक है, अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको रोचक लग रहा है विषय, आप समझ रहे हैं, अचानक से इधर आपको साउंड सिस्टम से कोई बहुत खूबसूरत सा गाना आपके कानों में, उसकी ध्वनि आपके कानों में आने लग जाए। अब आप इधर भी उधर भी, आवेगों का संतुलन आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। न चाहते हुए भी आपका ध्यान उधर भी जाएगा और इधर भी आएगा। ठीक है, आप मान लीजिए बाजार गए, आपने कोई चीज देखी, तब तक कोई आपसे मिल गया, आप उससे बात करने लगे, तब तक कोई और घटना हो गई, तब तक कोई और घटना हो गई। यानी कि जो इंपल्सेस है, आवेग जो है, वो निरंतर मन में क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, और इसका समाधान यह होता है कि हम किसी एक निर्णय पे पहुंच जाए, किसी एक पक्ष की तरफ हो जाए। जैसे कि मान लीजिए उधर गाना बज रहा है, इधर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो अब दोनों तरफ आवेग जो है आपके हिल डुल रहे हैं, तो अब आप स्थिर कर लें कि कोई बात नहीं, सर की तरफ चुपचाप देखेंगे और गाना सुनेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कर लें कि गाने की तरफ ध्यान नहीं देंगे, सर की बात सुनेंगे। तो जैसे ही आप एक पक्ष में निर्णय लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए राहत तो मिल जाती है, लेकिन फिर कोई नया आवेग, फिर कोई नया आवेग, फिर कोई नई बात। तो ये मन के जो आवेग है ना, ये कॉन्टिन्यू है, ये निरंतर है, ये चलते ही रहते हैं। तो इसका सर्वोत्तम समाधान तो यह होता है कि आवेगों से मन संतुष्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक के बाद एक निरंतर आवेग क्या होते रहते हैं, मन के भीतर पैदा होते रहते हैं। अब मन की सबसे सभ्य और संतुलित स्थिति यह है कि इससे संबंधित जितने भी तरह के आवेग पैदा होते रहते हैं वो शांत हो जाएं, लेकिन यह संभव नहीं है। तो दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी आदर्श स्थिति यह है कि अधिकतम आवेग शांत संतुष्ट हो जाएं और न्यूनतम आवेगों को दबा लिया जाए या कुंठित कर लिया जाए। जैसे कि आप मान लीजिए गाना बज रहा है और मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आई बात समझ में? तब तक आपको इधर से भी कोई अच्छी आवाज आने लगी, इधर भी कोई बढ़िया गाना बज रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? आपने अगर अपने फोन अपने अपने पास रखे हैं, ठीक है, तो आपको अब याद आने लगा है कि आज बहन की शादी है, तो मन उधर भी आपका खिंच रहा है कि उधर भी टाइम पे पहुंचना है। तो इतने सारे जब आवेग हो तो आदर्श स्थिति यह होती है कि अधिकतम आवेग संतुष्ट हो जाएं और न्यूनतम को क्या कर लिया जाए, दबा लिया जाए, या फिर उसे जिसे आप कुंठित कहते हैं, कुंठित हो जाएं। आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि मानव मन के भीतर उठने वाले जो आवेग हैं, इंपल्सेस हैं, संवेग हैं, उद्वेग है,
उनके भीतर संतुलन स्थापित करने का काम क्या करती है? कविता करती है। और यही कविता का मूल्य सिद्धांत है। ठीक है, थियरी ऑफ वैल्यू यही है कि कविता, साहित्य या कला हमारे मन के भीतर के आवेगों को संतुलित कर हमारे जीवन को ऊपर उठाने में हमारी मदद करती है। यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, वे कहते हैं कि जो कविता पाठक को जितना अधिक प्रभावित करेगी, जिसमें संप्रेषणीयता का जितना अधिक गुण होगा, वह कविता उतनी ही अधिक श्रेष्ठ होगी। और वो कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन यह है कि वह मानव मन के रागात्मक पक्ष को व्यवस्थित करे, संतुलित करे, आवेगों का संतुलन करे। यदि कविता ऐसा नहीं कर पा रही है तो वह कविता निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत क्या ये रिचर्ड्स कहते हैं कि आनंद पैदा करना काव्य का उद्देश्य नहीं है। काव्य का उद्देश्य क्या है? रागात्मकता का संतुलन करना, आवेगों का संतुलन करना। और वे कहते हैं स्पष्ट शब्दों में कि कला का वास्तविक मूल्य इसी में है कि वह ऐसी अनुभूति का संचरण करने में सफल हो जो इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच सामंजस्य लाने से होती है। यानी कि जो आवेगों की जो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां हैं उनके भीतर संतुलन स्थापित हो सके। और रिचर्ड्स के अनुसार मनोवेगों, इंपल्सेस की दो कोटियां हैं, दो कैटेगरीज हैं। पहली है प्रवृत्ति मूलक और दूसरी है निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के अंतर्गत भूख, तृष्णा, वासना इत्यादि आवश्यकताएं आती हैं या भावनाएं होती हैं, जबकि निवृत्ति मूलक संवेगों के अंतर्गत घृणा, विरक्ति, निर्वेद, वितृष्णा इत्यादि के भाव रहते हैं। आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक दोनों संवेगों के बीच परस्पर संघर्ष निरंतर चलता रहता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं इसको बताऊं कि कैसे प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक के बीच संघर्ष चलता है। तो इसे आप देखें कि जैसे कि मान लीजिए आपका हृदय बहुत उदार है और आपका किसी ने अपमान कर दिया, तो हृदय उदार है, ठीक है, साहित्य ने आपको यह सिखाया है कि माफ करना चाहिए, जाने दो, बड़ा रखो दिल। वो छोटा है, हम उसके स्तर पे थोड़े उतर सकते हैं। ठीक है, वो रहीम का दुआ है ना, जिसका अर्थ है कि कुत्ता काटे तो भी बुरा, कुत्ता चाटे तो भी बुरा, तो अच्छा है कि कुत्ते से दूर रहे। तो किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपने हृदय बड़ा दिखाते उसे माफ कर दिया, लेकिन आपके भीतर ये बात कहीं ना कहीं खटक रही है कि अपमान तो किया है उसने मेरा, बुरा तो किया है उसने मेरा। तो ये प्रवृत्ति मूलक, एक तरफ आपने उदारता दिखाकर उसे माफ भी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपके भीतर वो बात खटक भी रही है। वही कह रहे हैं कि प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक जो मनोवेग है उनके बीच संघर्ष निरंतर जारी रहता है, वो चलता रहता है। और इसी को वो परस्पर विरोधी उद्वेगों का क्या करते हैं? संघर्ष कहते हैं। और रिचर्ड्स कहते हैं कि यहीं पे कविता काम करती है। कोई कला, कोई साहित्य, कोई कविता ऐसे समय में आपको छू जाती है, या आपने पहले कभी पढ़ा हो, या उस समय आपने पढ़ लिया हो, या कोई नीति का सूत्र, कोई सुक्ति, कोई वचन, कोई वाक्य आपके सामने आता है और आपको लगता है कि ठीक है, वो संघर्ष थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? मिट जाता है। आप देखिएगा कि जब कभी आप बड़े परेशान होते हैं, अचानक से कोई मोटिवेशनल कोट आपके सामने आ जाए, मोटिवेशनल कोटेशन आपके सामने आ जाए, कविता की कोई पंक्ति आपके सामने आ जाए, ठीक है, कोई कला का कोई स्वरूप आपके सामने आ जाए, तो आपके भीतर का संघर्ष थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ठीक है, आप बड़े बेचैन होते हैं क्लास में, और मैं कहता हूं कि सब होगा। हिम्मत रखो, मन लगा के पढ़ो, धैर्य रखो, जीवन है, अवसर आएगा और एक न एक दिन सब अच्छा होगा। जैसे ही आप ये मेरी बात सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके मन के भीतर का संघर्ष क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। रिचर्ड्स कह रहे हैं कि कविता यही काम करती है। परस्पर विरोधी जो उद्वेग है, उन उद्वेगों को क्या करती है? संतुलित करने का काम करती है। और वो कहते हैं कि कवि या कलाकार सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक प्रतिभाशाली होता है, इसलिए वह अपनी प्रतिभा, अपनी कल्पना, अपने चिंतन, अपने विचार
अपने भावनाओं से, उसकी सहायता से मानव मन के जो परस्पर विरोधी उद्वेग हैं उनमें स्थायी संतुलन प्रदान करती है। ठीक है, रामदरस मिश्र की एक बड़ी अच्छी कविता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि आपके आसपास की दुनिया में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो तिकड़म लगा के, जुगाड़ लगा के, गलत रास्ता अपना के बहुत सारा धन, पैसा या बड़ी सारी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। तो लोगों की निगाह में तो वो सक्सेसफुल आदमी है, ठीक है, सफल आदमी है, लेकिन आपको लगता है कि आप वो रास्ता नहीं अपना सकते हैं, आप सही रास्ता अपनाकर जीवन में सफल होना चाहते हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं, बैठे हैं, आपको लगता है कि वो रास्ता सही नहीं है। अचानक एक कविता आपके सामने आती है जहां लिखा है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। आपके भीतर जो विरोधी उद्वेग है उनका संतुलन हो गया। तुरंत उसी समय आपको ये शांति प्रदान हो गई कि मैं भी पहुंचूंगा, मैं भी कामयाब होऊंगा अपने जीवन में, लेकिन मुझे छलांगे नहीं लगानी है, गलत रास्ते नहीं अपनाने हैं, पहुंचना है मगर धीरे धीरे अपने तरीके से। आप देखें कि क्या यह बात सच नहीं है कि आपके परस्पर विरोधी जो आवेग थे वो थोड़ी देर के लिए संतुलित हो गए, शांत हो गया मन आपका, आपके भीतर जो एक तरह की बेचैनी थी उस बेचैनी का शमन हो गया। आइए रिचर्ड्स यही बात कह रहे हैं कि कविता, कला या साहित्य हमारे मन के उद्वेगों का, संवेगों का क्या करती है, संतुलन कर देती है, व्यवस्थित कर देती है। और जब यह व्यवस्था होगी तो जाहिर सी बात है मनुष्य का जीवन ऊपर उठ जाता है। यही है उनका मूल्य सिद्धांत। निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि साहित्य या कला मानव व्यापारों से संबद्ध है। आइए रिचर्ड्स की यह मान्यता है कि साहित्य या कला मानव व्यापारों से संबद्ध है, इसे जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता है। जीवन से अलग रखकर साहित्य और कला को देखने के वे पक्षपाती नहीं है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। इसे पढ़ते हुए आप लोगों को विरेचन सिद्धांत की थोड़ी बहुत याद आ रही होगी। अगर ऐसी बात याद आ रही है तो समझिए कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं। आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं किसी एक सिद्धांत को किसी दूसरे सिद्धांत से, यहां कह रहे हैं कि संतुलन हो जाता है और वहां कहते हैं कि विरेचन हो जाता है, लेकिन दोनों स्थिति में आपका मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। आई बात समझ में? तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो विरेचन सिद्धांत है उसकी जो व्याख्या हुई है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ पे मूल्य सिद्धांत में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इनका मानना है कि वह कविता और वह साहित्य अधिक मूल्यवान होता है जो ऐसी आकांक्षाओं को संतुष्ट करता है जिससे हमारी कम से कम वृत्तियां क्षुब्ध होती हैं। कहने का मतलब है कि ज्यादातर मनोवेगों का क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है। और एक बात तो सच है ही ना, इस बात को आप मानिएगा जीवन में, या जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, आपका अध्ययन बढ़ेगा, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बढ़ेगा, तो ये चीज आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य आपके जीवन में जब उतरने लगता है तो उसका असर आपके व्यक्तित्व पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बाकी लोगों की तुलना में संवेदनशील लोग जो होते हैं, जो सच में पढ़े लिखे लोग होते हैं, सच में साहित्यिक लोग होते हैं, वो विनम्र होते हैं, वो प्रायः विनम्र होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मेरे पास है वो इस सृष्टि के दशमलव के लाखवें हिस्से में भी कुछ नहीं है। बहुत कुछ इस सृष्टि में, इस दुनिया में है जो अनजाना रह जाएगा जीवन पर्यंत। कितना जीवन है हम लोगों का? मुट्ठी भर, मुट्ठी भर तो जीवन है। इस मुट्ठी भर के जीवन में किस बात का अहंकार, किस बात का दर्प, किस बात का घमंड? रेत की तरह सब कुछ फिसल रहा है हमारे हाथों से। तो किसी शायर ने कहा है ना कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हम सब तमाम हो रहे हैं, वक्त की रफ्तार में हम सब धीरे धीरे तमाम हो रहे हैं। मिट जाना है सबको एक दिन, तो काहे का अहंकार, काहे का घमंड, काहे ये सोचना कि हम ही हम हैं, काहे का सोचना कि तुम ही तुम हो। हम जो हैं वो हम हैं, तुम जो हो वो तुम हो। इस बात को जितनी विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया जाए उतना सुंदर। तो सच में आप पढ़े लिखे हो, सच में आपके भीतर साहित्य उतर रहा है, इसका सबसे बुनियादी अंतर आपके व्यक्तित्व में यह देखने को मिलता है कि बाकी लोगों की तुलना में प्रायः आप थोड़े विनम्र दिखाई देंगे, प्रायः आप थोड़े सरल दिखाई देंगे,
प्रायः आप थोड़े सहज दिखाई देंगे, जिसको कहते हैं ना एटीट्यूड होना चाहिए, ये होना चाहिए, कम लोगों से बात करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ये करो वो करो, 50 तरह के। वो सोचेगा कि यहाँ वैल्यू बढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, ना घटाने जैसा कुछ है, यहाँ सिर्फ जीने जैसा है, प्रेम करने जैसा है और खुश रहने जैसा है। आई बात समझ में? तो ये कह रहे हैं कि वह कविता अधिक मूल्यवान होती है जो ऐसी आकांक्षाओं को संतुष्ट करती है जिससे हमारी कम से कम वृत्तियां क्षुब्ध होती हैं। ठीक है। तीसरी बात निष्कर्ष में वो कहते हैं कि कविता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वह हमें जीवन के ऐसे अनुभव प्रदान करती है जो इस नितांत भौतिकवादी युग में मानव मन को संतुलित कर हमें शांति दे। भौतिकवाद का प्रचलन है, हम आप टेक्नोलॉजी से एक सेकंड दूर नहीं रह सकते। हालात आजकल ऐसे है कि 4 लोग बैठे हैं और हालचाल होने के बाद चारों लोग फोन चला रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया बना ली है सब लोगों ने। कहते हैं कि कविता, कला, साहित्य हमें ऐसे अनुभव प्रदान करती है इस भौतिकवादी युग में जो मानव मन को संतुलित करे। हम एक दूसरे के करीब दरअसल पहुंच पाते हैं। एक करीब पहुंचने से मेरा मतलब क्या है कि जब हम संवेदनशील होते हैं तो दूसरे के दुख में भी हम शामिल हो जाते हैं, दूसरे का दुख भी अपनी तरह लगता है। हमारे भीतर ईर्ष्या कम होने लगती है, द्वेष कम होने लगता है, समझ पैदा होती है जीवन की। हम ये जान पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर प्रतिभावान है, विशिष्ट है, तो उसका आदर करना चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, वह उसकी विशिष्टता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जीवन उन्नत हो रहा है, जीवन बेहतर हो रहा है। इस मूल्य सिद्धांत का जो एक्सट्रीम उद्देश्य है वो यही है कि मनुष्य का जीवन क्या हो रहा है, बेहतर हो रहा है। और कला के द्वारा घटित आवेगों का संतुलन कला के आस्वाद के क्षणों तक ही सीमित नहीं रहता, उसका असर रहता है और धीरे धीरे वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। इसको ऐसे समझें कि जैसे आप उद्वेलित हैं अपने करियर को लेके, लक्ष्य को लेके परेशान हैं, और मैंने एक बात कही अभी, तो ठीक है आप थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, लेकिन यह थोड़ी देर के लिए ही नहीं होगा, गाहे बगाहे हो सकता है कि ये बात फिर से आपके दिमाग में कभी आ जाए और फिर से आप व्यवस्थित हो जाएं। आपने कुटज निबंध पढ़ा होगा बीए सेकेंड ईयर में। मैं हमेशा आपको पढ़ाते हुए कहता था कि कुटज बनना है, ठीक है ना, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर अपना प्राप्य वसूल लो। जीना चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा। वो साहित्य आपके जीवन के ऐसे क्षणों में जब आप बहुत मुश्किल में हो, संभव है कि अचानक से कुटज की 4 पंक्तियां आपकी आंखों के सामने लहराएं और आप फिर से एक बार उठ खड़े हो जाएं और आप कहें कि हमें कुटज बनना है। कि परिस्थितियों पे तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मनस्थितियों पे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। तो साहित्य और कला क्षणिक ही नहीं, धीरे धीरे जैसे एक एक ईंट रखी जाती है मकान बनाने के लिए, एक एक ईंट रखकर हमें वो क्या करते हैं, व्यवस्थित करती है कला या साहित्य। ठीक है। और इसका एक और बड़ा महत्वपूर्ण है कि 20वीं शताब्दी में जब विज्ञान की प्रगति के कारण मानव का जीवन जटिल और दुरूह बनता जा रहा है, उस स्थिति में रिचर्ड्स का यह कहना कि मूल्य सिद्धांत यानी कि मनोवेगों के संतुलन के लिए कला, कविता और साहित्य की जरूरत है, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि कला साहित्य की उपयोगिता का प्रश्न हमेशा बना रहता है कि कला की जरूरत क्यों है, साहित्य की आवश्यकता है कि नहीं है तो क्यों है। तो इस 20वीं शताब्दी में जहां भूमंडलीकरण के दौर में मशीनीकरण और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया में हम सब अपनी एक एक दुनिया बना चले हैं, हर पल हमारे पास एक दुनिया है, रील की दुनिया है, वीडियो की दुनिया है, विचारों की दुनिया है, इंटरटेनमेंट की दुनिया है। कुछ भी चाहे तो हम तुरंत अपने मोबाइल फोन पे जहां जहां वहां बैठे देख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कला की उपयोगिता सिद्ध करना, साहित्य की उपयोगिता सिद्ध करना और ये बताना कि क्यों जरूरी है कविता, क्यों जरूरी है साहित्य, क्यों जरूरी है उसे पढ़ना, इसलिए कि हम मनुष्य बन सके, इसलिए कि हमारा मन थोड़ा ऊपर उठ सके, इसलिए कि हमारे आवेग संतुलित हो सके, यही कहना चाहते हैं आई रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत। और यही है आज की हमारी क्लास। ठीक है।